हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन तक हमने करा था। इसके बाद अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक इनैंशियोमर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? The optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स, वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो वैसे आइसोमर्स को एक दूसरे का इनैंशियोमर्स कहा जाता है। जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं, मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा सिंपल सा ले लें, लैक्टिक एसिड का। ऐसा, दिस वन इज लैक्टिक एसिड। ये कायरल सेंटर है लैक्टिक एसिड। अब यदि इस लैक्टिक एसिड को हम मिरर के सामने रखें, या एक मिरर है, यहाँ इमेज बनेगा, ऑब्वियसली उल्टा इमेज बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल बनना चाहिए। ए COOH है, ए COOH तो यहीं रह जाएगा, ए OH अब आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसा इधर। H और इधर CH3 ऐसा। अब ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, इसके लिए आप RS कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखो। कायरल सेंटर है, प्रायोरिटी पहले डिसाइड करते हैं ना, ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, तो ये नंबर 1। देन ये वाला ग्रुप 2। कैसे 1 2 कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में। तो ये 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मीन्स S, सो दिस इज S लैक्टिक एसिड। वही काम इसमें यदि हम करना चाहें तो ये 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हो गया 4। सो दिस वन इज 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये R लैक्टिक एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जिनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो वे कहलाते हैं इनैंशियोमर्स। ऐसा तो पहचानने का यह बेस्ट तरीका है कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। बेस्ट तरीका मतलब आप उसका RS कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। यदि RS कॉन्फ़िगरेशन करने पे R का S या S का R आ जाए तो समझ जाना कि वह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और यदि ऐसा है तो वे एक दूसरे के लिए क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। एकदम क्लियर सा बात है, यहाँ तक में कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। मान के चलो एग्जाम में अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछे, ठीक है, एक पेयर दे दे, ऐसा मान के चलो कोई पेयर दिया हुआ है कार्बन, और यहाँ इसने कर दिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर कर दिया है CH3, इधर है हाइड्रोजन और यहाँ है क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन कर दिया। उसके बाद एक और कंपाउंड ऐसे ही उसने दे दिया, ऐसा HCl CH3।
और तुमसे पूछा कि ये जो दो कंपाउंड्स हैं ए और बी, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं या नहीं है? बताओ देख करके कि ये जो दो कंपाउंड्स ए और बी दिए हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए इनैंशियोमर्स हैं या नहीं है, इतना सा बात केवल जानना है। अब देखोगे तो वैसे देखोगे तब तो लगेगा कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसमें या वेज जो सॉलिड वेज है और जो हैच्ड वेज है मैंने ब्रोकन लाइन वो राइट साइड जा रहा है, इसमें लेफ्ट साइड आ रहा है, तुरंत नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देख करके कह दोगे कि इनैंशियोमर्स है। लेकिन अभी हम समझाए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल देखने का तरीका होता है, आप आर और एस लिखो, दोनों में से यदि एक का एस और दूसरे का आर निकल जाए या एक का आर दूसरे का एस निकल जाए, देन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, वे इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। और कहीं सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया तब वे इनैंशियोमर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, देखो नंबर 1 प्रायोरिटी किसे दिया जाएगा? क्लोरीन को, नंबर 2 ट्रिपल बॉन्ड वाले को, नंबर 3 इसे और ये नंबर 4। तो 1 से 2, 2 से 3 एस कॉन्फ़िगरेशन। 4th नंबर वाला डॉटेड लाइन में है, यहाँ 1 2 3 4 आर होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि जो 4th लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो जो है वेज लाइन से चला गया, डॉटेड लाइन से नहीं है, तो ऐसे में उलट के लिखते थे एस। तो ए भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, ए भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों सेम ही आ गया, तो कैसे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे, वे दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुए। सो दिस टू आर नॉट इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं हुए। तो इनैंशियोमर्स देखने का बेस्ट तरीका है ना कि आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बेस्ट तरीका है। आर एस लिखो, समझ में आ जाएगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नहीं। वैसे ही अंदाज़ा लगाओगे लाइन को देख करके, अरेंजमेंट को देख करके कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो गया, तो वैसे आप कभी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखोगे। इसी में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर वाले भी ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे COOH, OH, H, OH, इधर कर दे H, OH, COOH, इसे मिरर के सामने रख दे, COOH, H, फिर OH, OH, H और इधर COOH, और पता करें ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नहीं। एक और ऐसा इन दोनों के बारे में भी हम पता करेंगे कि ये दोनों जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नहीं है। क्या ये दो कंपाउंड, ये पेयर जो है एक दूसरे का इनैंशियोमर्स है या नहीं, फिर ये दोनों एक दूसरे का इनैंशियोमर है या नहीं, पता करते हैं। वैसे नहीं चलेगा, देख करके नहीं कि इसमें वो एच राइट है लेफ्ट आ गया, इसमें एच राइट था तो लेफ्ट ऐसे करके, फिर इसमें एक दोनों वो एच राइट साइड था इसमें लेफ्ट आ गया तो उल्टा अरेंजमेंट है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, और आप तुरंत से इनैंशियोमर्स कर दिया। RS लिख के देखो, नंबरिंग करो पहले नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, अभी हम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें आप रोटेशन देखो, कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों का, कायरल सेंटर यही दोनों है, कार्बन 2 और 3। अब इसमें OH वाले को प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा, इसे 2 दिया जाएगा, नीचे वाले को 3 और ये हाइड्रोजन को 4, तो 1 से 2, 2 से 3। S आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 4th नंबर वाला वर्टिकल लाइन में नहीं है तो आप इसको R लिखोगे। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वाला R, फिर इसका देखो 1 2, ऊपर वाला 3 ही रहेगा, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना S, लेकिन इसमें भी 4th नंबर वाला वर्टिकल लाइन में नहीं है तो ये भी R, 3R, 2R 3R। अब यहाँ करके देखो, ये 1, ये 2, नीचे वाला 3, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज जा रहा है, R होना चाहिए, लेकिन 4th नंबर वाला वर्टिकल लाइन में नहीं है तो उल्टा करके लिखेंगे S, तो 2 वाला S हो गया। वैसे यहाँ 1 2, ऊपर वाला 3, तो ये भी ऐसे ही जाएगा R, लेकिन ये भी S लिखा जाएगा क्योंकि 4th नंबर वाला वर्टिकल लाइन में नहीं है।
अब देखो सेकेंड कायरल सेंटर यहाँ आर था, यहाँ एस हो गया, थर्ड कायरल सेंटर यहाँ आर था, यहाँ एस हो गया, तो इससे हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और ये कहलाएंगे एनेंशियोमर्स। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना आप जरूर देखोगे एनेंशियोमर होने का कंडीशन में कि आर के बदले एस आना चाहिए, एस के बदले आर आना चाहिए। वैसे ही नहीं देख लेना है कि अपोजिट अरेंजमेंट है तो हो ही जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं वैसा। अब इसकी बात कर ले हम लोग, कायरल सेंटर तो यहाँ भी 2 है, देखने में ये भी वैसे ही लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से चलोगे तो ये 1, ये 2, नीचे वाला 3, ये 4, ऐसे एस होना चाहिए लेकिन आर हो जाएगा 2R, इसमें 1 2, ऊपर वाला 3, तो ये ऐसे जा रहा है आर लेकिन एस हो जाएगा 2R 3S। इसका देखो 1 2, ए नीचे वाला 3, तो 1 से 2, 2 से 3, ऐसा आर जा रहा है लेकिन एस हो जाएगा, तो 2 वाला एस। और इसका देखो यहाँ से 1, ये 2 ऊपर 3, तो ये ऐसे एस लेकिन आर, ठीक। अब यहाँ देखो कितना बड़ा कन्फ्यूजन होगा। सो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि 2R का 2S हो गया, 3S का 3R हो गया, ऐसा। लेकिन ज़रा तो हमें ये बता दो, चूँकि यहाँ मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, ऊपर COH नीचे COH, ऊपर OH नीचे OH, ऐसे, और मॉलिक्यूल यदि यह सिमेट्रिकल है तो इसमें तुम 1 2 इधर से करो चाहे इधर से करो, बात वही है, बात वही है। मतलब तुम यही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये जो 2R आया तो ये 2R यहाँ ई वाला भी 2R हो सकता है, ये 3S ई वाला भी 3S हो सकता है नंबरिंग जो हम यहाँ से भी किए थे, इसमें ऊपर से क्या हुआ ना 1 2 3, नीचे से करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कहीं से भी हो सकता है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में जब ऐसा आ रहा हो तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं कहलाएगा, वे सुपर इम्पोजेबल ही होंगे। 2R 2S अलग नहीं है, 3S 3R अलग नहीं, क्योंकि ये तुम 2 और 3 ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन 2 कौन 3, बिकॉज मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। हाँ, इसमें यदि करोगे वैसे ही तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2R है तो यहाँ R किसी का नहीं है, S ही है। तो इसके बदले तुम E लो फिर भी अपोजिट आएगा, इसके बदले E लो फिर भी अपोजिट आएगा। 3R तो R के बदले यहाँ लो S, यहाँ लो S, अपोजिट ही आएगा। लेकिन यहाँ नहीं है, ये R है तो इसमें अपोजिट दिख रहा है S, लेकिन इसमें कहाँ अपोजिट दिख रहा है, वहाँ तो R सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो फिर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा उस केस में। या ऐसे कंपाउंड को हम मेजो कंपाउंड कहते हैं, बताएंगे आगे इस चीज़ को। लेकिन फिलहाल हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप पहचानोगे कि कंपाउंड एक दूसरे का एनेंशियोमर्स है या नहीं है। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप R और S लिख लो, बस इतना ध्यान रखोगे। कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनेंशियोमर से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर से। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें एनेंशियोमर से रिलेटेड। जैसे ग्लूकोज की बात करें, CHO OH H H OH फिर OH H OH H और यहाँ CH2OH। एक कायरल सेंटर है सब मिरर के सामने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज H OH फिर यहाँ OH H H OH फिर H OH CH2OH, ये सारे कायरल सेंटर। अब ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, हम बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज ही है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसके लिए। एक तो D और L कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे थे उस हिसाब से हम लोग यदि चले
नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग करो तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या था कि लास्ट वाला कायरल सेंटर देखते थे हम लोग, उसमें वो OH ग्रुप किधर है, राइट साइड है तो डी, और उसमें वो OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ गया तो एल। सो ये डी ग्लूकोज हुआ और एल ग्लूकोज हुआ। आर और एस के हिसाब से चलोगे फिर भी तुम कर सकते हो, बड़ा आसानी से कर सकते हो। कैसे हम बताते हैं, देखोगे ये जो है हो जाएगा नंबर 1, ऊपर वाला ग्रुप हो जाएगा 2, ये नीचे वाला हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एस होना चाहिए, लेकिन फोर्थ वाला वर्टिकल में नहीं है तो आर होगा, 2 वाले का आर। ऐसे इसका पता कर देते हैं, ये हो जाएगा नंबर 1, ये ऊपर वाला इस बार हो जाएगा 2, नीचे वाला 3, ये 4। तो 1 से 2, 2 से 3, इस बार आर जा रहा है, लेकिन फोर्थ नंबर वाला फिर से वर्टिकल में नहीं है तो उल्टा एस, 3s। तो एक बढ़िया सा ट्रिक हम बता रहे हैं, ध्यान रखोगे कि यदि किसी कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड में, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, टॉप पे CH2 हो और बॉटम में CH2OH हो, बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं, टॉप में CH2 हो और बॉटम में CH2OH हो, तो इस केस में यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो आप R कहोगे, और यदि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो आप L कहोगे। बड़ा आसान सा तरीका बता दिए। टॉप में CH2 होना चाहिए, बॉटम में CH2OH होना चाहिए, तो उस केस में कायरल कार्बन में OH राइट साइड है तो R लिखना, लेफ्ट साइड है तो L लिखना। निकाल के तो बता ही दिए, देखो इसमें OH राइट साइड था तो R ही तो आया, 2 का R, और थर्ड में OH लेफ्ट साइड था तो ऐसा है, वैसे ही हो रहा है ना, सब में वैसे ही आएगा। फिर यहाँ R आएगा, 4R, 5 में भी R आएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। देखो ऊपर CH2 नीचे CH2OH, लेफ्ट साइड है तो 2 का S, 3 का R, 4 का S और 5 का भी S, ऐसा उल्टा आ गया ना, R S S R R S R S। और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर CH2 है नीचे CH2OH अलग अलग है, माने R का उल्टा S ही रहा। ये 2 जब भी होगा तो यही होगा, नीचे से हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते इसमें, जानते हैं इस बात को हम लोग। तो ये जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज हुए, ये दोनों ग्लूकोज एक दूसरे के लिए क्या हुए, एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए एनांशियोमर्स हो गए, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, याद रखोगे इस बात को। अब मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन कि विच वन इज द एनांशियोमर ऑफ, ऐसा एक कंपाउंड दे दे, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। A B नंबर में ऐसा कर दे, C CH3 और एक D नंबर में ऐसा ऑप्शन दे दे। ठीक, तो ऊपर एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड का तुम्हें एनांशियोमर पूछा है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ कंपाउंड है उसका RS कॉन्फ़िगरेशन कर लो, फिर बाकियों का कर लेंगे और देख लेंगे हम लोग कि क्या आ रहा है, जिसका अपोजिट आएगा वही एनांशियोमर होगा। सिंपल सी बात है, देख करके तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ से क्लोरीन हो जाएगा 1, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला 2, E3 E4, तो 1 से 2, 2 से 3, R जा रहा है, फोर्थ वाला डॉटेड लाइन में है तो R ही आएगा। तो दिया हुआ कंपाउंड R है। अब बाकियों का चेक करो, 1 2 E3 E4, तो 1 से 2, 2 से 3, ऐसा आ गया। फोर्थ नंबर और डॉटेड में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S होगा।
इसका देख लो, ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। कायरल सेंटर इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, ये ख़त्म हुआ। इसका देखो, क्लोरीन का 1, इधर वाला 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। R जा रहा है लेकिन 4th नंबर वाला डॉटेड में नहीं है तो उल्टा हो जाएगा S, इसका भी S आ गया। चलो इसे देख लो। अब यहाँ से एक क्लोरीन वाला 1, इधर वाला 2, ये 3 और ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3। R जा रहा है तो ये भी R नहीं होगा, 4th वाला इसमें नहीं है, S। मतलब ये तीनों का आ गया S, A का भी S आया, C का भी S आया, D का भी S आया, मतलब ये तीनों इसका एनेंशियोमर है। अब एग्जाम में आएगा ना तो तीनों में से कोई एक दे करके रखेगा, ऐसा नहीं है, तीनों में से कोई एक दे करके रखेगा। लेकिन बताए कि अलग अलग दे सकता है। यहाँ तुम सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड वो इधर है तो इसका उल्टा जस्ट बनेगा, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं दिख रहा है कि इसका जस्ट उल्टा बने, ये वाला इधर दे करके रखा हो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। कहीं भी कुछ दे सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का IUPAC नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से कीटोन है वहीं से वन तुम करोगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 ये वाला ग्रुप 3 पे आ जाएगा पूरा, जबकि यहाँ 2 पे है, यहाँ भी 2 पे है, यहाँ भी 2 पे, वहाँ भी 2 पे, तो ये तो अलग ही था। ये तीनों के तीनों जो है उसके लिए एनेंशियोमर्स हो गए। तीनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है अपोजिट आया, उसका R था तो बाकियों का क्या आ गया? S आ गया। समझे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, ध्यान रखोगे। एनेंशियोमर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसको आप ऐसा ही सॉल्व करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एनेंशियोमर के प्रॉपर्टीज पे। एनेंशियोमर है क्या, कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में आएगा तो ये सब कुछ हम बता दिए। अब आता है एनेंशियोमर का प्रॉपर्टी। देखो, एनेंशियोमर चूंकि एक ही कंपाउंड के दो अलग स्टीरियो आइसोमर हैं, कंपाउंड वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मास सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम ही होगा। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स की, तो सबसे पहला बात कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have identical physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility, etc. आइडेंटिकल होगा। दूसरा, दे हैव, चूँकि फंक्शनल ग्रुप भी वही रहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, छोड़ करके, एक्सेप्ट टुवार्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, एक्सेप्ट टुवार्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। क्या इसका मतलब है? सो देखो, रिएजेंट जो हम लोग पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उस टाइप का कोई रिएजेंट, ठीक है। अब यदि वह रिएजेंट अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे मान लो कि एक सिंपल न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया इथॉक्साइड, ठीक, और एक न्यूक्लियोफाइल हम ऐसा लिए CH3, यहाँ कुछ अलग अलग सा चीज़ ले लिए, यहाँ Cl कर दिए, यहाँ H कर दिए और यहाँ O-। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कार्बन यहाँ कायरल सेंटर हो गया। अब यदि कोई एनेंशियोमर है, सपोज अभी हम लोग लैक्टिक एसिड लिए थे, T लैक्टिक एसिड और L लैक्टिक एसिड, अब ये दोनों का इससे रिएक्शन करवाओगे तो सेम होगा, क्योंकि यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन यदि ये दोनों का रिएक्शन तुम यहाँ से करवाओगे तो अलग अलग होगा, D वाला अलग रिएक्शन करेगा, L वाला अलग करेगा, क्योंकि यह खुद ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो एनांशियोमर का केमिकल रिएक्शन सेम होता है, लेकिन सेम तब होगा जब रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, कोई नॉर्मल सा रिएजेंट हो तब। और यदि कहीं रिएजेंट ही ऑप्टिकली एक्टिव निकल गया तो दोनों एनांशियोमर के अलग अलग रिएक्शंस होंगे। आर वाला अलग करेगा, एस वाला अलग करेगा, डी वाला अलग, एल वाला अलग, ऐसे करके होगा। दो एनांशियोमर एक कंपाउंड के होते हैं ना, दोनों जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, तो वे दोनों का जो है केमिकल रिएक्शन उस ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ बिल्कुल अलग होगा। तो इसका मतलब यही हुआ, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, कि सबके साथ रिएक्शन एक ही जैसा होगा, बस ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को छोड़ करके उसके साथ वे अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे। वैसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, शुरू से हम देखे हैं इस चीज को। अब कह रहा है कि यदि एक कंपाउंड है, जैसे फिर से लैक्टिक एसिड की ही बात करें हम, तो लैक्टिक एसिड के दो एनांशियोमर हुए, एक डी फॉर्म दूसरा एल फॉर्म, या आर और एस फॉर्म भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से ये दोनों पीपीएल को रोटेट करेगा, उसका डी फॉर्म पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो एल फॉर्म भी करेगा। अब उसमें से हम जानते हैं कि यदि कोई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज लेवो रोटेटरी कहलाएगा। क्या पढ़े इस चीज़ को कि यदि कोई आइसोमर, कोई सब्सटेंस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि वह सब्सटेंस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो लेवो रोटेटरी, दोनों। अब एक कंपाउंड के यदि दो एनांशियोमर्स हैं तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब दोनों पीपीएल को रोटेट करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कि लैक्टिक एसिड का डी फॉर्म यदि उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एल एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा, बट थ्रू सेम एंगल, बट थ्रू सेम एंगल, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना क्या चाहिए, सेम ही होता है। जैसे लैक्टिक एसिड का जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो एंगल है 3.82 डिग्री, प्लस साइन लगाते हैं, प्लस बताता है कि डेक्स्ट्रो है। तो जब इसका दूसरा एनांशियोमर होगा जो पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा तो भी एंगल इतना ही रखता है, बस यहाँ माइनस लगेगा, मैंने पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा, ये राइट करेगा। तो एक कंपाउंड के जो दो एनांशियोमर्स हैं दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, पीपीएल को दोनों रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो राइट रोटेट किया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट रोटेट किया लेवो रोटेटरी, एंगल सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट लेकिन एंगल क्या होगा, सेम होगा। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज दोनों एनांशियोमर है, तो डी ग्लूकोज जितना एंगल पीपीएल को रोटेट करेगा राइट साइड 52.5 डिग्री राइट साइड रोटेट करता है, तो एल वाला उतना ही डिग्री लेफ्ट रोटेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन बट एंगल सेम। तो ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। और एक चौथा प्रॉपर्टी है कि एनांशियोमर्स का जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, एनांशियोमर का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। They have different biological property. They have different biological properties. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग होने का क्या मतलब है, देखो दो तरह का ग्लूकोज अभी हमने बताया, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, फॉर्मूला सेम है C6H12O6। जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है वे सबके सब डी ग्लूकोज हैं, चाहे डायरेक्ट ग्लूकोज हम लोग पीते हों या फिर वह ग्लूकोज हम खाने के माध्यम से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चावल से, रोटी से, आलू से, वे सब के सब डी ग्लूकोज है। फल फ्रूट से जो मिलता है सब डी ग्लूकोज है। यह डी ग्लूकोज जब बॉडी में हम लोग लेते हैं तो यह ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर 6CO2 और 6H2O प्लस 2870 किलो जूल पर मोल एनर्जी, माने ग्लूकोज का एक मोल मॉलिक्यूल बॉडी में जा करके टूटता है तो वह हमारे शरीर को 2870 किलो जूल एनर्जी देता है। 28,70,000 जूल, किलो हटाओगे तो 1000 आ जाएगा। लेकिन वही तुम एल ग्लूकोज के साथ करो
C6H12O6L ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, नो रिएक्शन। मतलब कि हम लोग के शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इससे डिकम्पोज करता है एंजाइम वगैरह, वह एंजाइम काफ़ी सिलेक्टिव है। वह एंजाइम डी ग्लूकोज को ही तोड़ता है, एल को नहीं करता है। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि कंपाउंड सेम है, ग्लूकोज ही है, लेकिन एक ग्लूकोज हम लोग के बॉडी में मेटाबोलाइज हुआ और दूसरा नहीं हो रहा है, दूसरा मिलता भी नहीं है, होगा भी नहीं मेटाबोलाइज, क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो एंजाइम है वे काफ़ी सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, वे स्पेसिफिक हैं, वे डी ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज करेंगे, एल को नहीं। तो है तो कंपाउंड सेम, लेकिन दोनों एक दूसरे का एनांशियोमर है। तो एक जो है सो मेटाबॉलिकली बॉडी में जाके पच रहा है, दूसरा नहीं पच रहा है। तो इसी को हम कहेंगे कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गया, सेम कंपाउंड लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग। तो ये सारे थे एनांशियोमर के प्रॉपर्टीज़। तो आई थिंक एनांशियोमर वाला टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ऐसा 3 अभी और बताएंगे हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली होता है, कंपाउंड छांटने दे देगा कि एनांशियोमर है या नहीं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी एक कंपाउंड का एनांशियोमर पीपीएल को 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा कितना करेगा, दे देगा 20 डिग्री क्लॉकवाइज, 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 40 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे करके कुछ भी। कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो एनांशियोमर का डिफरेंट होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऐसे करके, मतलब कुछ भी बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक तरीके से हम इसको एक्सप्लेन किया। अब आप पढ़ोगे अच्छे से, नोट्स को एक बार देख लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।